Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोकी फॉर नीट, जहां पर मैं ला रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलर्ड क्वेश्चंस फॉर नीट 2025 बायोलॉजी पेपर। हमारा आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। यू कैन आल्सो वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑन माय चैनल। गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच देम ऑल। दे विल हेल्प यू बूस्ट योर मार्क्स इन नीट 2025 एग्जामिनेशंस। So before we start this video, please subscribe to the channel and share it with your friends, जिससे कि मुझे भी हेल्प मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी टॉपिक्स आपके लिए कवर करता रहूं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर यील्ड। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए, ऑन अर्थ जितनी वैरायटीज हैं, वेरिएबिलिटीज हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, whether these are plants, animals, fungi, microorganisms, they are all covered in biodiversity. So answer is variety of life forms. ठीक है? This biodiversity exists at all levels: genetic, species level, ecosystem level. Okay? हायर बायोडाइवर्सिटी क्या इंडिकेट करता है? अगर हायर बायोडाइवर्सिटी है तो वो क्या दिखाएगा, क्या इंडिकेट करेगा? It will indicate healthier ecosystem. Healthier ecosystem. ठीक है? Next, which level of biodiversity refers to genetic variations within a species? Which level of biodiversity refers to genetic variations within a species? Species diversity, B, genetic diversity, C, ecosystem diversity, or D, community diversity. Which level of biodiversity refers to genetic variations within a species? देखिए, एक सिंगल स्पीसीज में जो जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आएगा। ठीक है? इट प्रोवाइड्स एडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल चांसेस ड्यूरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। जैसे कि डिफरेंट वैरायटीज हो गई, गेहूं की, चावल की, ये क्या करती हैं? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करती हैं। ठीक है? और इसी की वजह से हमारा इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन फॉर high species diversity, low genetic diversity, low endemism, uniform vegetation. Western Ghats are known for, तो देखिए, Western Ghats are known for their high species diversity. ठीक है? यहां पे क्या है? स्पीसीज रिचनेस होती है, एंडेमिज्म होता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, यहां पे मिलते हैं। एक यूनिक रीजन है ये। ठीक है? That's why conservation efforts in this region are very important. जिसकी वजह से इंडिया का जो इकोलॉजिकल वेल्थ है ये रिच होता है, वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहां मिलता है? टुंड्रा में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, या डेजर्ट्स में? आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज वार्म, और क्या होता है? इट इज वार्म एंड स्टेबल। यहां का क्लाइमेट स्टेबल होता है, यहां पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है।
है ना? So that's why it is a place, you can say it is the house of millions of undiscovered species of plants, animals, microbes, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इन फैक्टर्स के वजह से, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर अच्छा है, क्लाइमेट स्टेबल है, रेनफॉल अच्छी हो रही है, तो वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है। अभी तक कितने स्पीसीज का, जो प्लांट्स के स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, हम लोग को पता ही नहीं चल पाई है। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा? अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और क्या दे सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल? कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग represents species diversity? Which of the following represents species diversity? A, variations in a rice variety. B, different varieties of mango. C, variety of amphibians in a pond. Or D, different ecosystems like lakes and forests. स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको कहां दिख रहा है? So species diversity refers to the variety of different species within a habitat or ecosystem. एक हैबिटेट या इकोसिस्टम में जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज आ रही हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे। आंसर इज वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस इन अ पॉन्ड। ठीक है, फ्रॉक्स हो गए, सेलेमेंडर्स हो गए, ये एक सेम ही पॉन्ड में है, लेकिन उनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा इकोसिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट, in which biome is biodiversity richest? In which biome is biodiversity richest? Desert, tundra, tropical rainforest या alpine forest? देखिए, अभी मैंने उसको बताया था, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, ये हर बायोम में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को ये यहां पे रिच होती है। ठीक है ना? दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कैनपी, अंडरस्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। इस वजह से क्या होता है ना, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स आकर के रहते हैं। कांस्टेंट वार्म टेम्परेचर हो गया, साल भर वहां पे रेनफॉल हो रही है, ईयर अराउंड रेनफॉल होती रहती है, जिसकी वजह से कंडीशंस आइडियल हो जाती हैं नई स्पीसीज के लिए, मोर एंड मोर स्पीसीज के लिए, जो वहां पर आकर के अपना हैबिटेट बना सकें। These are the tropical rainforests are the hubs of biodiversity. Next, which of the following is an example of ecosystem diversity? Ecosystem diversity कौन शो कर रहा है? Variations among lions, forests, deserts and wetlands, different breeds of dogs, different mango varieties. बताइए। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? इट इज द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ रीजन। एक रीजन में कितने हैबिटेट्स हैं, कितने इकोसिस्टम हो गए, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी ये सब क्या है? ये स्पीसीज का हो गया, मैंगो का, डॉग्स का, लैंड्स का, ये स्पीसीज का हो गया। बट यहाँ इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम। आंसर इज बी। नेक्स्ट, लैटिट्यूडिनल बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट मीन्स, latitudinal biodiversity gradient means, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या होता है? लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ए, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज्ड टुवर्ड्स द पोल, बायोडाइवर्सिटी इज यूनिफॉर्म। जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है ना, वहां पे क्या होता है, अगर ये आपका अर्थ है,
एंड इफ दिस इज इक्वेटर और हम लोग लैटिट्यूडनली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ क्या होता है, यहां पे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होता है। और अगर आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ओके, सो आंसर इज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। ऑलराइट, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना, इक्वेटर से के आसपास और उधर से, तो वहां पे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, स्टेबल क्लाइमेट मिलता है, लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम स्पेंस होते हैं। लेकिन पोलर एरियाज क्या है, वहां पे स्पीसीज कम है, हार्श कंडीशंस ज्यादा हैं, इसलिए मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है वो कहां मिलती है, वो मिलती है इक्वेटर पे। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे ये कम होने लगेगा। एक तरीके से इसको और पूछा जा सकता है कि स्पीसीज रिचनेस कहां मिलता है आपको, तो स्पीसीज रिचनेस भी वही मिलेगा जहां पे हमारी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय, जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ये किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, अर्नस्ट हैकेल ने, या रॉबर्ट विटेकर ने? स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को किसने पढ़ा था, हु स्टडीड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न? इट वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। He studied species distribution patterns and proposed the species area relationship. ओके, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि लार्जेस्ट एरिया, जो लार्जर एरिया होता है ना, यहां पे मोर स्पीसीज मिलेंगी, लार्जर एरियाज टेंड्स टू हैव मोर स्पीसीज। और उन्हीं की जो फाइंडिंग थी ना, वही फाउंडेशन बनी मॉडर्न बायोजियोग्राफी की। जो आपकी मॉडर्न बायोजियोग्राफी है, ये इन्हीं की स्टडीज पे बेस्ड है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे इनका एक इक्वेशन इसे आप बना सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द एरिया साइज। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द स्पीसीज एरिया कर्व इज, स्पीसीज एरिया कर्व का शेप क्या है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला या बेल शेप? आंसर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या होता है, इनिशियली जो होता है स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है एरिया के साथ साथ, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगी, उसके बाद ये स्लो हो जाती है। इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया गया है, log s इक्वल टू log c प्लस जी log। ठीक है, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द स्पीसीज एरिया कर्व z वैल्यू या z वैल्यू फॉर लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स इज अराउंड a 0.1 to 0.2, b 0.6 to 1.2, c 1.5 to 2.0, d 2.5 to 3.0। तो लार्ज एरिया का जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहां पे जो z वैल्यू का स्लोप है ये अराउंड 0.6 टू 1.2 जाता है ना। इससे ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द एरिया साइज। स्मॉल जो होंगे एरिया, जैसे कि पार्क की बात कर लें किसी, तो वहां पे जी वैल्यू क्या होगी, वहां पे जी वैल्यू कम हो जाएगी।
ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लानिंग करते हैं ना, वहां पे इस जी वैल्यू का रोल होता है। नेक्स्ट, biodiversity provides ecosystem services like biodiversity provides services like a nutrient cycling, climate regulation, pollination, या all of the above. Biodiversity provides ecosystem services like बायोडाइवर्सिटी ना न्यूमरस इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी आती है, क्लाइमेट रेगुलेशन भी होता है, पॉलिनेशन भी होता है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन्हीं के वजह से इकोसिस्टम जो होता है वो स्टेबल बना रहता है। ये प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स सब एक साथ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को सस्टेन करते हैं। ओके, इसीलिए अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा भी सर्वाइवल का प्रोटेक्शन बना रहेगा। ओके, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एज, अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन में इसका एग्जांपल दिया था। तो डेजर्ट्स इकोसिस्टम, हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या टुंड्रा बायो, इनमें से क्या है आंसर? तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है आपका, ये लार्जेस्ट क्या है? इट इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और उसी के साथ साथ ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। आंसर इज बी। वाई? अगर ये इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है, और उतने बड़े एरिया में बहुत ही ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है। दैट्स व्हाई इट्स अ हॉटस्पॉट फॉर द बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल हॉटस्पॉट एक्चुअली। It is home of million of plants, animals, insects. You can say anything. All kind of flora and fauna are found here. Okay? जिनमें से कितने तो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। इसलिए जो हमारा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, ये अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, द टर्म biodiversity hotspot was coined by, it's a fact based question. किसने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म को कॉइन किया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, नॉर्मन मायर्स, चार्ल्स डार्विन, या ईओ विल्सन? आंसर इज नॉर्मन मायर्स। ही कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन 1988। ओके, हॉटस्पॉट होते क्या है? हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स विच आर रिच इन स्पीसीज। यहां पे बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, यहां पे बहुत सारी स्पीसीज हैं, बट देयर हैबिटाट, यहां पे हैबिटाट लॉस का थ्रेट बना हुआ रहता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज? इनमें से किस देश के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं? इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया? सो आंसर इज ब्राजील। ओके, ब्राजील इज द होम टू वर्ल्ड्स रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। और ज्यादातर जो अमेजन बेसिन है ना, अमेजन रिवर का जो बेसिन है, इसके अराउंड बहुत ज्यादा रिच है। ओके, 50,000 से ज्यादा तो नॉन प्लांट स्पीसीज है यहाँ पे।
जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का, जो वास्ट रेन फॉरेस्ट एरिया है ना, ये आइडियल बायोडाइवर्सिटी कंडीशंस को क्रिएट करता है. दैट्स व्हाई ब्राजील इज द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लीडर. नेक्स्ट, which of the following is not a biodiversity hotspot in India? Which of the following is not a biodiversity hotspot in India? Indo-Burma, Himalayas, Western Ghats, Indo-Gangetic Plains. इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? इंडो बर्मा है, हिमालयस है, वेस्टर्न घाट्स है, बट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. It is agriculturally speaking, it is rich, okay, but it is not a biodiversity hotspots. Okay, so hotspot का pots का मतलब ही है कि they face serious threats to the habitat of their for their organisms. Next, loss of biodiversity leads to, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन फूड सिक्योरिटी, मोर इकोनॉमिक गेन्स, फास्टर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या होगा? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का लॉस होगा. ओके, जिसकी वजह से फूड वेब्स कोलैप्स हो जाएंगी, इकोसिस्टम सर्विसेज का लॉस होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following is an alien species causing biodiversity loss in India? इसमें से कौन सा एक स्पीसीज एलियन स्पीसीज है जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहा है इंडिया में? बताइए. जो एलियन स्पीसीज का इन्वेजन है ना, ये वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे जो वहां के प्लेसेस के नेटिव स्पीसीज है उनके एक्सटिंक्शन का कारण बन रहा है. आंसर इज लैंटना. इसका पूरा नाम है लैंटना कैमरा. इट इज अ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन इंडिया, जिसकी वजह से मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. ये नेटिव प्लांट्स को के नंबर्स को धीरे धीरे कम करते जा रहा है और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उससे डिस्टर्ब हो रही हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, वन मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज ए कंट्रोल्ड हंटिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग. बताइए, मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज क्या है इसमें से? तो जाहिर सी बात है, डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन होगा नेचुरल हैबिटेट का, तो सबसे ज्यादा लॉस होगा. आंसर इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ओके, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए चीजें हो रही हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है. दैट्स व्हाई इट हैज बीन द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. ओके, इसकी वजह से क्या होगा? ब्रीडिंग इफेक्टेड होगी, फीडिंग इफेक्टेड होगी, माइग्रेशन पैटर्न्स अफेक्टेड होंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट, sacred groves are example of ex situ conservation, in situ conservation, domestication या forestry. sacred groves जो होती हैं, these are the patches of forests conserved by communities. उनके कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ की वजह से जो फॉरेस्ट में कुछ पैचेस है ना, उनको दिए जाते हैं कंजर्व करने के लिए. ठीक है. That's why they called sacred groves. They are the patches of forests and they are conserved by communities. और क्यों?
because of their religious or cultural beliefs. ठीक है, so they act as a natural reserve for biodiversity conservation. और आंसर इज दे आर पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, ऑल्सो दे शो केस ट्रेडिशनल ecological wisdom. What? Sacred groves. Next, which animal is now extinct? इनमें से extinct क्या है? चीता in India, Asiatic lion, Indian rhinoceros, Bengal tiger. आंसर है चीता. ठीक है, चीता इन इंडिया इज एक्सटिंक्ट. क्यों? बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस एंड ओवर हंटिंग. पहले ये ओपन प्लेन्स में जो है बहुत कॉमन थे, लेकिन मिड 20th सेंचुरी के आते आते ये डिसअपियर होने लगे. ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी गवर्नमेंट्स इसको री इंट्रोड्यूस कर रही हैं हमारे कंट्री में. ऑलराइट, नेक्स्ट, रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन. रेड डेटा बुक provides information on plants only, animal only, endangered species या domesticated species. तो रेड डेटा बुक को पब्लिश कौन करता है? IUCN. ओके, तो इसमें जो होता है ये उन स्पीसीज को रखा जाता है जो कि एक्सटिंक्शन के थ्रेट को फेस कर रहे हैं. आंसर इज इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो ये इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओके, जिससे फोकस करने में हेल्प मिलता है कि किस पे कितना फोकस देना है एफर्ट्स लगाने के लिए. इट इज अ वाइटल टूल फॉर बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग. रेड डेटा बुक फॉर endangered species and published by IUCN. Next, hotspots are regions with low species richness and low endemism, high species richness and low endemism, high species richness and high endemism, or low species richness and high endemism. आंसर इज सी. जो हॉटस्पॉट रीजन होगा ना, यहां पे एक्सेप्शनल लेवल का स्पीसीज रिचनेस रहता है और हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज रहते हैं. ओके, जो हॉट स्पॉट्स होते हैं हाई स्पीसीज रिचनेस होती है और हाई एंडेमिज्म होता है, लेकिन दे आर हेविली थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इसका एग्जांपल देना हो तो क्या देंगे आप? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स. ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हॉट स्पॉट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं कंजर्वेशन के लिए. नेक्स्ट, IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाइज स्पीसीज बेस्ड ऑन. किस बेसिस पे रेड लिस्ट बनाता है IUCN? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, इट इज रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इस तरीके की इनकी कैटेगरीज होती हैं. ओके, इट विल प्रोवाइड अ ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ
species survival status. Next, the founder of IUCN was, IUCN के फाउंडर कौन थे? ईओ विल्सन, जूलियन हक्सले, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, नॉर्मन मायर्स. It is a fact based question. Answer is जूलियन हक्सले. ये क्या थे? ये ये यूनेस्को के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे. ही वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को. ठीक है, और उन्हीं के हेल्प से आईयूसीएन बना. आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. दिस इज IUCN. नेक्स्ट, एक्सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स. एक्सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है? सेक्रेड ग्रोव्स, जूलॉजिकल पार्क्स, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. आंसर इज जूलॉजिकल पार्क्स. यहां पे क्या होता है? एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर मेंटेन किया जाता है. ऑलराइट. जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनकी ब्रीडिंग होती है, उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस चलाई जाती है. हाँ, लाइक जूज, है ना? ठीक है. नेक्स्ट, which conservation method involves preserving species in their natural habitat. उनके नेचुरल हैबिटेट में स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मेथड होता है? एक्सिटू, इनसिटू, क्रायो प्रिजर्वेशन या कैप्टिव ब्रीडिंग. आंसर इज इनसिटू. दिस इज प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज in their own natural habitat. All right. तो इनका ये जो इन सिटू मेथड है ना, इसके वजह से जो इकोसिस्टम प्रोसेस और स्पीसीज इंटरेक्शन होता है ना, ये मेंटेन करके रखा जाता है. और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, ज्यादा सस्टेनेबल भी है. इसका अगर इन सिटू कंजर्वेशन मेथड का आपको एग्जांपल देने के लिए बोल दिया जाए तो देयर आर टू यू कैन गिव, काजीरंगा और कॉर्बेट. ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप ये दोनों याद रखो. ठीक है. नेक्स्ट, बोटेनिकल गार्डन्स आर एग्जांपल ऑफ. बोटेनिकल गार्डन्स क्या है? इनसिटू कंजर्वेशन है या एक्सिटू है या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है यहां पे या हैबिटेट लॉस हो रहा है? तो बोटेनिकल गार्डन में किया क्या जाता है? वहां पे डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन. ठीक है. यहां पे जो रेयर होते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनको कंजर्व किया जाता है. और यहां पे पब्लिक को एजुकेट भी किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस के लिए. नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स. क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स इन गार्डन्स, स्टोरिंग सीड्स और गैमीट्स एट लो टेम्परेचर्स, रीलोकेटिंग एनिमल्स या इनब्रीडिंग है. तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है इसको यूज किया जाता है ना? जो बहुत लो टेम्परेचर्स पे जो है सीड्स को या गैमीट्स को, लाइक स्पर्म्स या एग्स को बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, और जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंजर्वेशन कर सकते हो जेनेटिक मटेरियल का. ठीक है. इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंजर्व कर सकते हो.
बाद में इससे रिस्टोरेशन हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, रिसर्चेज हो रही हैं, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताइए। जीन बैंक, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक्स। जो नेशनल पार्क होते हैं ये क्या है? दीज आर पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन साइट्स, जहां पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट जो होता है उनको बचाया जाता है एक्सप्लॉयटेशन से। यहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू चलती रहती है नेचुरली, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी। आंसर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1986 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? इसमें आ जाता है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ओके, इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। इट इज वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट, द रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन? रेड पांडा कहां मिलता है? सुंदरबन में, वेस्टर्न घाट में, हिमालयाज में, या इंडो गैंगेटिक प्लेन में? इट इज अ इंडेंजर्ड मैमल। रेड पांडा इज अ इंडेंजर्ड मैमल, और ये मिलेगा कहां पे? हिमालयाज में जो फॉरेस्ट है वहां पे मिलता है। ठीक है, जहां पे डेंस बम्बू ग्रोथ हो और टेम्परेट फॉरेस्ट हो वहां पे ये मिलते हैं। यहाँ पे इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, पोचिंग हो रही है बहुत ज्यादा पैमाने पे, जैसे कि जिस वजह से ये इंडेंजर्ड में आ गए हैं। ठीक है, इन इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन? इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? आंसर इज 1972। उसमें क्या मिलता है आपको? एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को और उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट, which method conserves the entire ecosystem and its biodiversity? Which method conserves the entire ecosystem and its biodiversity? Answer is in situ conservation. ठीक है, इट इंश्योर्स नेचुरली इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस कंटिन्यू विदाउट डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हर चीज चलती रहती है, इवोल्यूशन प्रोसेस चलता रहता है, इकोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती हैं, लेकिन वहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। एग्जाम्पल, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। यहाँ पे आपको इन सिटू कंजर्वेशन मिलता है, जहां पे सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जो इकोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस है, फ्लोरा फाना का इंटरेक्शन है, ब्रीडिंग या जो भी कुछ हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है। ठीक है, वहां पे कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होती है। नेक्स्ट, इन अ बायोस्फीयर रिजर्व द कोर जोन इज? कोर जोन जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो क्या होता है? हाईली डिस्टर्ब्ड, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, यूज्ड फॉर टूरिज्म, एग्रीकल्चरल, अलाउड। तो जो कोर जोन होता है ना बायोस्फीयर रिजर्व का, ये कंप्लीटली एंड हाईली प्रोटेक्टेड होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम है वो अनटच्ड स्टेट में रहती है, कोई टूरिज्म नहीं होगी, ग्रेजिंग नहीं होगी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होता कोर जोन में। ठीक है, तो अगर इकोलॉजिकल रिसर्च करना हो तो ये बेसलाइन
उसके लिए बनाता है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? डेजर्ट प्रोटेक्शन, वेटलैंड कंजर्वेशन, ओशन फिशरीज या फॉरेस्ट रिजर्व्स? रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, इंटरनेशनल ट्रिटी है ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वेटलैंड्स जो होते हैं ये बहुत वाइटल होते हैं बायोडायवर्सिटी के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, तो रामासर साइट्स इनको बोलते हैं, जहां जहां आपको वेटलैंड साइट मिलेंगी वहां वहां इसको रामासर साइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which Indian bird species has become critically endangered due to habitat destruction? Indian peacock, great Indian bustard, kingfisher, sparrow? Answer is ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनकी हंटिंग हो रही है, ह्यूमन डिस्टरबेंस हो रहा है, जिस वजह से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं, है ना। तो ये कहाँ पे जनरली इनका इनका कहाँ पे ये मिलेंगे हैबिटेट? ग्रासलैंड्स में और सेमी एरिड जो रीजन्स होती हैं, यहाँ पे इनका हैबिटेट था, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वहां ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये मेनली राजस्थान में बचे हुए हैं और उनके कंजर्वेशन एफर्ट को अर्जेंट बना दिया गया है इसके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, बायोडायवर्सिटी इंश्योर्स, बायोडायवर्सिटी क्या इंश्योर करती है? इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, यस। फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है, यस। क्लाइमेट स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करती है, यस। सो ऑल ऑफ द अबव। हाँ, क्लाइमेट रेगुलेशन करती है ना, और जितना डाइवर्स इकोसिस्टम रहेगा उतना ही रेजिलियंट होता है वो डिस्टर्बेंसेस के लिए। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो होता है, इससे दोनों को, नेचर और ह्यूमन दोनों को लाभ होना है। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट डैश ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का कितना परसेंटेज है? तो देखिए, वर्ल्ड में टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, और इंडिया में जो है वर्ल्ड का 8% बायोडाइवर्सिटी रहता है। इट इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, माइक्रोबियल स्पीसीज सब मिला करके 8% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमें इंडिया का रिच नेचुरल हेरिटेज शो होता है। ठीक है, विच प्रैक्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सी, सीड बैंकिंग, डी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, मैक्सिमम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से। ये प्राइमरी कॉज हो गया बायोडाइवर्सिटी लॉस का ग्लोबली। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो है हम लोग नेचुरल हैबिटेट्स को रिमूव कर रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से स्पीसीज लूज देयर शेल्टर, देयर फूड, देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, दैट्स व्हाई दे लीड टू एक्सटिंक्शन। ऑलराइट, सो प्रोटेक्टिंग हैबिtat is critical for conservation. Next, which of the following is not a cause of biodiversity loss? Which of the following is not a cause of biodiversity loss? Overexploitation, habitat destruction, genetic diversity, alien species invasion?
क्या होता है इसमें से? भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसके वजह से लॉस थोड़ी होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से हो रहा है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन से हो रहा है, बट जेनेटिक डाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हो गया। ओके, इसके वजह से एडाप्टेबिलिटी इनहेंस होती है, लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हो रहा है, दे आर द मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। जितना ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हाई रहेगा उतना ही स्पीसीज का सर्वाइवल स्ट्रेंथन होगा। सो इट इज beneficial for biodiversity. Next, which region has maximum genetic diversity for mango? Amazon basin, Indian subcontinent, African rainforest, Australian forests. मैंगो के लिए, आम के लिए कौन से रीजन में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो होता है ना, इट इज द सेंटर ऑफ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर मैंगो। यहाँ पे में खुद ही सब कॉन्टिनेंट छोड़ दो आप, सिर्फ इंडिया के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडिशनल मैंगो वैरायटीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट? इट इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन ये सिर्फ यहां से मिलता है हमको, अमेजोन से, नॉट अमेजोन द वेबसाइट। ओके, विंडो शॉपिंग नहीं हो रही है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट से। ओके, that's why it plays a critical role in carbon sequestration, और उसी की वजह से क्लाइमेट रेगुलेशन भी होता है। तो जितना हम लोग अमेजन को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही ग्लोबल हेल्थ को हम बचाएंगे। अगर वहां पे इस रीजन में, अगर अमेजन के रीजन में डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ को एक्सटिंक्शन? को एक्सटिंक्शन का क्या है? extinction of parasite with host, extinction of predators, extinction of scavengers, extinction of decomposers। इनमें से को एक्सटिंक्शन क्या है? तो को एक्सटिंक्शन मतलब कि अगर एक का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो उसके वजह से दूसरा भी मर गया, एक्सटिंक्ट हो गया। आंसर इज पैरासाइट एंड होस्ट। इफ होस्ट becomes extinct, parasite will itself get extinct. They can't survive without their hosts. Okay, next, एंडेमिज्म मीन्स, एंडेमिज्म क्या है? रेयर स्पीसीज, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, इन्वेजिव स्पीसीज या थ्रेटेंड स्पीसीज। सो एंडेमिज्म मीन्स स्पीसीज which are particularly found in one geographical location. Okay, they are found naturally in one specific geographical area. Answer is B. That's why they are also highly vulnerable to extinction, क्योंकि वो सब एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे है। अगर वहां पे उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो दे विल गो फॉर एक्सटिंक्शन। जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है नीलगिरी टाहर, और एक दूसरा दे दो, ये तो इंडिया में हो गया नीलगिरी टाहर का, और दूसरा हो गया कैंगेरू, एक ही जगह पे है। ओके, नेक्स्ट, which biodiversity value is related to aesthetics and pleasure?
एथिकल वैल्यूज, डायरेक्ट यूज वैल्यू, इनडायरेक्ट यूज वैल्यू या एस्थेटिक वैल्यू? As the name suggests, it is aesthetic value. So, aesthetic value refers to the beauty and emotional satisfaction that biodiversity provides. Okay? नेचुरल लैंडस्केप दिख रहे हैं, कलरफुल बर्ड्स दिख रही हैं, कोरल रीफ्स हैं, दे इंस्पायर ऑ एंड टूरिज्म, राइट? नेक्स्ट, which protected area is home to Asiatic lions? एशियाटिक लायन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? कान्हा में, सुंदरबंस, गिर या कॉर्बेट? एशियाटिक लायन सबसे ज्यादा गिर नेशनल पार्क्स में मिलती हैं। ठीक है, ये कहां पे है? ये है गुजरात में। तो यहां पे जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा करके उनके पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर दिया गया है। इट इज अ सिंबल ऑफ सक्सेसफुल इन सिटू कंजर्वेशन इन इंडिया, गिर नेशनल पार्क। ठीक है। द टर्म फ्लैगशिप स्पीसीज रेफर्स टू, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कॉज है, एलियन स्पीसीज है या पैरासिटिक स्पीसीज है? फ्लैगशिप स्पीसीज हैं क्या? तो फ्लैगशिप स्पीसीज है ना, ये कंजर्वेशन कैंपेन्स के लिए चूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कॉज क्या हो गया? कंजर्वेशन। आंसर इज स्पीसीज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन इन्वायरमेंटल कॉज। जैसे टाइगर हो गया, पैंडा हो गया, एलिफेंट हो गया, ये क्या है? दे आर करिज्मेटिक स्पीसीज, सिंपली दे रिप्रेजेंट कंजर्वेशन कैंपेन्स। अगर हम लोग फ्लैगशिप स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो उस हैबिटेट के जो अदर स्पीसीज हैं वो ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन? जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, बायोलॉजिकल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये क्या होती हैं? इन सिटू होती हैं। इट इज नॉट एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, यहां पे क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन दिया जाता है वो उनके नेचुरल सेटिंग में दिया जाता है। ठीक, द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड मेनली ड्यू टू, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये थ्रेटेंड क्यों है? मेनली ओवर फिशिंग हो रही है, लॉगिंग एंड क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर, ग्लेशियर मेल्टिंग, माइनिंग अंडर वाटर रिसोर्सेस। आंसर इज लॉगिंग एंड क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर। ये बहुत ज्यादा स्केल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पे वहां पे हो रहा है। हाँ, सोयाबीन की फार्मिंग हो रही है, कैटल्स के लिए रैंचिंग की जा रही है, इस वजह से वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत तेज, जिससे मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन हो रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बचाना बहुत क्रिटिकल है ग्लोबल इकोलॉजी के लिए। ऑलराइट, होप यू हैव लर्नड वेल फ्रॉम दिस वीडियो। Thank you for watching so far. Please like the video and support this channel. I will keep bringing such important questions for your NEET examination. Subscribe the channel, like it and share it with your friends. Thank you very much.